हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुल्यूमिनेसेंस पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी, दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सभी ने मुझे इतना सपोर्ट किया और मेरे 3000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मैं चाहूँगी कि फ्यूचर में भी आप ऐसे ही मुझे खूब सारा प्यार देते रहें और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहें। और आपको कोई कन्फ्यूजन होती है या आपको कोई टॉपिक में डाउट रहता है तो वो तो आप मुझसे पूछ ही लेते हैं और मैं आपकी हेल्प कर ही देती हूँ। और जिसकी हेल्प जल्दी नहीं हो पाती है तो प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए, मैं सभी की हेल्प करूँगी। तो उसी के साथ शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। ये होने वाला है पार्किंसंस डिजीज़ एंड एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पार्किंसंस डिजीज़ होता क्या है, इसे किसने डिस्क्राइब किया था। सबसे पहले इसे जेम्स पार्किंसन ने डिस्क्राइब किया था 1817 में। पार्किंसंस डिजीज़ है क्या एक्चुअली, ये एक तरीके का प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। प्रोग्रेसिव मीन्स बढ़ता हुआ, डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल यानी न्यूरॉन्स जो हैं वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। और ये मेनली किस में होता है, ओल्डर पीपल में होता है। ये ज़्यादातर जो एजड लोग होते हैं उन्हीं लोगों में होता है। बट ऐसा कई केसेस में आ चुका है कि ये जो यंगर पर्सनस होते हैं उनमें भी हो सकता है। क्यों, वो हम आगे जानेंगे। अब इसमें मेनली होता क्या है, आपके बॉडी में दो तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। मीन्स बहुत तरीके के हैं लेकिन यहाँ पर जो मेन है वो दो हैं, डोपामीन और एसिटाइल कोलिन। डोपामीन एक तरीके का इनहिबिटरी, अगर इसका जो पूरा रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग देखें तो वो एक इनहिबिटरी तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइल कोलिन से तो सब अच्छे से वाकिफ़ ही हैं कि वो एक तरीके का एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, डोपामीन के लेवल्स जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं और एसिटाइल कोलिन के लेवल्स कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाते हैं। मीन्स खुद से इंक्रीज नहीं होते बट क्योंकि डोपामीन कम है तो कंपैरेटिवली एसिटाइल कोलिन कम हो जाता है। इस कंडीशन में तो एक्साइटेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब ये जो प्रॉब्लम हुई है ये क्यों हुई, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है वो हम जानते हैं। पैथोफिजियोलॉजी जानने से पहले हमको थोड़ी सी कहानी बेसिक जानना पड़ेगी। अब क्योंकि हमने क्या बोला, इसमें हो रहा है डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स। विच न्यूरॉन्स, यहाँ पर डीजनरेशन होता है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का। कहाँ पर, सब्सटेंशिया नाइग्रा में। अब ये सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या है, उससे पहले हम थोड़ा सा कनेक्शन जानेंगे। हमारे बॉडी में कि जितनी भी फंक्शनिंग होती है, जितने भी काम होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक सर्किट्स के मदद से होते हैं। तो यहाँ पर भी एक न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन होता है कि जैसे ही आपको कुछ मूवमेंट करना होता है तो वो मूवमेंट जो है उसके सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जाती है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ये इन्फॉर्मेशन जाती है बेसल गैंग्लिया तक। बेसल गैंग्लिया के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो उस मूवमेंट को कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली याद करने की कोशिश करते हैं कि हमको कैसे करना है। मसल टोन को वो कंट्रोल करता है और ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके वो थैलेमस को दे देता है। थैलेमस ये सारी इन्फॉर्मेशन लेता है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचा देता है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक फाइनल डिसीजन मेक करके उसको स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचा के और जो भी टारगेट होता है मसल का या मतलब जो भी आपकी एक्सट्रीमिटीज़ का उनका मूवमेंट करवाता है। तो ये एक बेसिक सर्किट है। लेकिन ये बेसिक सर्किट देखने में तो ये लग रहा है बहुत इजी। अब हम इसके अंदर जाएंगे कि बेसल गैंग्लिया में जो है वो क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो बेसल गैंग्लिया में होते हैं कॉर्पस स्ट्राइटम। कॉर्पस स्ट्राइटम के दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्डेड न्यूक्लियस और लेंटिकुलर न्यूक्लियस। इसके अलावा एक पार्ट होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा, जिसकी भी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। और तीसरा होता है सबथैलेमिक न्यूक्लियस ऑफ लाइज। तो ये सारे पार्ट्स हैं बेसल गैंग्लिया के। इसके अलावा ग्लोबस पैलिडस वगैरह भी इसके पार्ट होते हैं जिसमें इंटरना एक्सटर्ना दो पार्ट्स होते हैं, ये जो कि मैं अभी आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊँगी। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं बेसल गैंग्लिया के वो अलग अलग न्यूरॉन्स से बने हुए रहते हैं और उनमें अलग अलग तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं इनको और भी डीपली। ये जो सर्किट मैंने यहाँ पे फॉर्म किया है ये अपने बॉडी के अंदर काम करता है इस पूरे कनेक्शन को काम करवाने में। अब ये देखने में लग रहा है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, अब हम इसको थोड़ा इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने ऊपर बेसल गैंग्लिया ड्रॉ किया है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है, प्लीज़ आप लोग बुक से बना लीजिएगा, मैंने बिल्कुल भी अच्छा ड्रॉ नहीं किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसल गैंग्लिया के बेसिक फंक्शंस की। बेसल गैंग्लिया का काम होता है रेगुलेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स, रेगुलेशन ऑफ कॉन्शियस मूवमेंट्स, रेगुलेशन ऑफ सब कॉन्शियस मूवमेंट्स एंड कंट्रोल ऑफ मसल टोन। मीन्स ये मसल टोन को रिड्यूस करने का काम करता है ताकि एक स्पेसिफिक ज़रूरत के अनुसार ही आपको मसल टोन मिलती रहे। ज़बरदस्ती अगर ज़्यादा मसल टोन होगी तो रिजिडिटी फॉर्म हो सकती है आपके बॉडी के अंदर। और इसके अलावा कोई भी
मूवमेंट को इनिशिएट करने में जो मेन काम है वो बेसल गैंग्लिया ही करती है। तो ये तो हो गया इसके बेसिक काम। अब ये काम बिगड़ने कैसे वाले हैं ये हम जानेंगे। तो देखिए, जब भी हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है तो वो मूवमेंट एक्साइटेटरी होगा, इनहिबिटरी होगा, ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड होती है ये हम जानते हैं। तो एक्शन ऑफ डोपामिनर्जिक और गाबार्जिक न्यूरॉन्स, मतलब हमारे जो बेसल गैंग्लिया है उसमें दो तरीके के मेनली न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, एक गाबा और दूसरा डोपामीन। तो जो गाबा और डोपामीन के सर्किट्स हैं वो दो तरीके से काम करते हैं, एक डायरेक्ट पाथवे होता है, एक इनडायरेक्ट पाथवे होता है। डायरेक्ट पाथवे जो है वो D1 रिसेप्टर्स के थ्रू होता है और इनडायरेक्ट पाथवे जो है वो D2 रिसेप्टर्स के थ्रू होता है। D1 रिसेप्टर्स एक्साइटेटरी टाइप ऑफ डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो जैसे ही डोपामिन इन पर बाइंड होता है तो जो कंक्लूजन निकलता है, मीन्स आप कह सकते हैं एक पूरा जो रिस्पॉन्स निकलता है वो एक्साइटेटरी होता है। और इनडायरेक्ट पाथवे में क्या होता है, वो एक्साइटेशन को कम कर देता है थ्रू टूवर्ड्स द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये हुई बात। अब इसको हम सर्किट में समझने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए, जो ऊपर मैंने ड्रॉ किया है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वहाँ से इंफॉर्मेशन समझ लीजिए इनिशिएट हुई। इनिशिएट होने के बाद में अब क्या होगा, सबसे पहले मान लीजिए सब्सटेंशिया नाइग्रा से डोपामीन रिलीज हुआ। वो डोपामीन गाबा पर जाकर बाइंड हुआ, कहाँ, कॉर्पस स्ट्राइटम में, गाबार्जिक जो न्यूरॉन्स हैं उन पर। इससे क्या हुआ, एक पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा दूसरे गाबा को जो प्रेजेंट है ग्लोबस पैलिडस इंटरना में। उससे एक पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा किसको, थैलेमस को। और थैलेमस ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाएगा कॉर्टेक्स को। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर क्या होगा, आपका जो एक्साइटेटरी आउटफ्लो है वो इंक्रीज होगा। तो ये जो एक्साइटेशन है, डोपामीन का एक्साइटेशन, आपके मसल्स के जो टोन है उसको डिक्रीज करने का काम करेगा। तो क्योंकि आपकी बॉडी में काम मूवमेंट, मतलब जो आपकी मसल्स है उसमें मूवमेंट के लिए डायरेक्टली एसिटाइल कोलिन यूज़ हो रहा होगा, वो मसल टोन बढ़ाएगा। और यहाँ पर डोपामीन आके उस मसल टोन को थोड़ा कम करेगा ताकि बैलेंस बना रहे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पर इसका एक्साइटेशन क्यों हुआ, ताकि मसल टोन कम हो। अब होगा क्या, ये तो हुआ एक्साइटेटरी पाथवे। क्या हुआ, इसमें दो तरीके के सर्किट्स हैं जिसमें गाबा ने क्या किया, एक्साइटेटरी आउटफ्लो बढ़ा दिया थैलेमस की तरफ, और जिसकी वजह से जो आपका कंप्लीट जो सर्किट था उसमें क्या हुआ, एक्साइटेशन हुआ। ओके, और उसने अपना जो काम था वो पॉजिटिवली शो किया पूरा। अब जो दूसरा है सब्सटेंशिया नाइग्रा से जो डोपामिन निकला वो मान लीजिए D2 रिसेप्टर्स पे बाइंड हुआ। D2 रिसेप्टर्स भी कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्पस स्ट्राइटम में प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा, ये अपने आगे की इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा दूसरे गाबा न्यूरॉन्स के पास जो कि कहाँ प्रेजेंट है, ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना के अंदर। अब जैसे ही ये गाबा का जो सिग्नल है वो पहुँचेगा आपके सबथैलेमिक न्यूक्लियस की तरफ, तो वहाँ पर कौन प्रेजेंट है, ग्लूटामेट न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। तो ये ग्लूटामेट जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या करेंगे, आगे की इन्फॉर्मेशन ले जाएंगे गाबा की तरफ, और यहाँ से ये जो सर्किट है ये एक तरीका इनहिबिटरी सर्किट होगा। तो इसका जो हमको रिजल्ट है वो क्या देखने को मिलेगा, ये जो है डिक्रीज कर देगा एक्साइटेटरी आउटफ्लो को, कहाँ की तरफ, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ। दोनों का काम हमको क्लियर हो चुका है कि एक ने एक्साइटेशन बढ़ाया है, एक ने एक्साइटेशन को कम किया है। ठीक है, अब होगा क्या कि जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, आप समझिएगा नॉर्मल कंडीशंस में जो D1 वाला पार्ट है, मीन जो डायरेक्ट पाथवे है वो डोमिनेंट होता है। लेकिन जब कंडीशन होती है किस चीज़ की, ये पार्किंसंस वाली, तब ये जो D1 पाथवे है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि डोपामीन ही अवेलेबल नहीं होता। हमने स्टार्टिंग में पहली लाइन लिखी थी कि जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं उनका डीजेनरेशन हो जाता है इन सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो ना होगा डोपामीन, ना वो D1 पे बाइंड होगा, ना ये पूरा सर्किट कंप्लीट होगा, ना ही थैलेमस तक एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जाएगी, ना वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को एक्साइटेटरी इनफ्लो देगा, और ना ही मसल टोन और जो आपके वॉलंटरी इनवॉलंटरी मूवमेंट है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो पाएंगे।
नहीं हो पाएंगे। ओके, तो ये था इसका पैथोफिजियोलॉजी। अगर आपको और भी अच्छे से समझना है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, आप प्लीज़ फोए से इसे पढ़िए। मेडिसिनल केमिस्ट्री की जो बुक है फोए, वो बहुत अच्छी होगी इस पैथोफिजियोलॉजी के लिए। अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी कॉजेज़। वैसे तो इसको कॉजेज़ अननोन है, क्लियरली अननोन, पर अलग अलग पेशेंट्स में जो स्टडी की गई उसके कुछ रिजल्ट्स आए हैं सामने, तो वो हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है जेनेटिक म्यूटेशंस। जेनेटिक म्यूटेशंस जो है उनमें किस किस जीन में हो सकती है? अल्फा सिन्यूक्लिन, पार्किन, PINK1, DJ1, LRRK2, इनमें म्यूटेशन होने की वजह से हो सकता है। कभी कभी किसी किसी पेशेंट में ये ऑटो इम्यून रिलेटेड भी है कि जो सबस्टेंशिया नाइग्रा की सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप को इंगल्फ करने लग जाती है। हम बोल सकते हैं वो ऑटो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उन्हीं की इम्यूनिटी उन्हीं की सेल्स को डैमेज करने लगती है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल टॉक्सिकेंट्स, जैसे कि मैग्नीज या पेस्टिसाइड्स। तो जो लोग पेस्टिसाइड या मैग्नीज माइनर्स जो लोग होते हैं उनमें ये केसेस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सबस्टेंशिया नाइग्रा की सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है? फॉर्मेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक केमिकल स्पीशीज़। जैसे कि हम सभी जानते हैं कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो ज़रूर मेटाबोलाइज होता है अपने इस पाथवे के अंदर, तो ऐसे ही डोपामीन भी मेटाबोलाइज होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा में। होता क्या है कि जब वो माओ एंजाइम के मदद से, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम के मदद से जब वो मेटाबोलाइज होता है, तो उस वक्त वो सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके OH रेडिकल बनाता है। और ये जो केमिकल स्पीशीज़ है ये एक तरीके की फ्री रेडिकल है, तो ये सेल्स को डैमेज करती है। और लास्ट है MPTP, मतलब N मिथाइल 4 फिनाइल 1,2,3,6 टेट्राहाइड्रोपाइरिडीन। ये क्या है? ये एक तरीके का केमिकल है। जिन लोगों को कोकेन, हीरोइन लेने की जो आदत होती है, ड्रग्स मीन्स जो लेते हैं, उनमें ये केमिकल जो है वो PD कॉज करवा सकता है। ये तो हुआ इटियोलॉजी की बात। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स जो है वो क्या हो सकते हैं? एक्सप्रेशनलेस फेस हो सकता है, फ्लेक्स्ड पोस्चर हो सकता है, इम्पेयर्ड पोस्चरल रिफ्लेक्सेस हो सकते हैं। और ये सारे मैंने ड्रॉ कर दिए हैं यहाँ पर, जिसको भी लिखना है वो चाहे तो इसमें से लिख सकते हैं। ये सारे मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। और फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं गेट। तो गेट जो है वो एकदम स्लो टू स्टार्ट वॉकिंग हो जाता है, शॉर्ट एंड स्ट्राइट होती है उसमें, और आर्म स्विंग जो है वो बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा बैलेंस जो है, टर्निंग पर बैलेंस जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। रिजिडिटी कॉगव्हील टाइप होती है, प्लास्टिक टाइप। ट्रेमर्स भी आते हैं, तो मेनली वो जो ट्रेमर्स होते हैं वो आर्म्स को, लेग्स को, फीट को, जॉ को, टंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अलग अलग तरीके के ट्रेमर्स आ सकते हैं, काफ़ी तेज़ भी हो सकते हैं, स्लो भी हो सकते हैं। इसके अलावा ब्रेडिकाइनेसिया होगा, तो ब्रेडिकाइनेसिया, हाइपोकाइनेसिया, अकाइनेसिया, ये तो समझ लीजिए प्रोग्रेसिव कंडीशंस बताएं। ब्रेडिकाइनेसिया में और क्या चीज़ हो सकती है कि जो मूवमेंट है वो बहुत ही छोटे छोटे हो जाते हैं और फाइन मूवमेंट्स प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं। जैसे फिंगर के मूवमेंट्स वो प्रॉपरली नहीं होती, इसलिए जो पेशेंट की जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही छोटी छोटी हो जाती है, तो जिसको हम कहते हैं माइक्रोग्राफिया। ओके, ये सारे हुए सिम्टम्स। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन की, कि इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है। वैसे तो कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है इसके लिए, बाकी हाँ सिम्टम्स जो है उनके उन पर डिपेंड होकर हम किसी को बता सकते हैं कि हाँ उसको PD हो सकता है। इसके अलावा CT MRI हो सकता है हेड का, जिसमें आपको लुई बॉडी देखने को मिल जाएगी। उसका फ़ोटो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ तो आपको ईजी हो जाएगा समझने में। तो दोस्तों ये था PD और एंटी पार्किंसंस ड्रग्स का जो हेडिंग है उसका फर्स्ट पार्ट। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में प्रॉपरली फार्माकोलॉजी की ही बात करूँगी, एंटी पार्किंसन ड्रग्स की। यहाँ पर मैंने मेडिसिन वालों की हेल्प की है, अब मैं फार्माकोलॉजी वालों की हेल्प करूँगी। तो अगर आपको और पढ़ना है, जानना है इस टॉपिक के बारे में, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ताकि आप पार्ट 2 भी देख लें और आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। उसके बाद भी अगर आपको 2-3 डाउट्स या कुछ भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके सभी डाउट्स को दूर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी, आपको आंसर ज़रूर करूँगी। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी।